गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरे हफ्ते के जो भी करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं उनको क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे ताकि आपका रिवीजन काफ़ी तेजी से हो जाए। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, या इसमें आंसर मैंने मेंशन नहीं किया, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें आंसर हाईलाइटेड होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए नेवल चीफ कौन बने हैं? वो बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी सर। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जो ऑप्शन डी है, आर हरि कुमार जी वर्तमान में नेवल चीफ हैं, हमारे नौसेना के चीफ हैं। इनको इन्होंने रिप्लेस किया है, अब ये रिटायर हो जाएंगे। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी नए नौसेना के चीफ बने हैं। इसके अलावा अगर बात करें, हाल ही में अभी एक चर्चा में था एक्वेटिक सेंटर। ठीक है, तो एक एक्वेटिक सेंटर या जलीय केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ठीक है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह भी हाल ही में चर्चा में था। आगे चलते हैं। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में देखिए, अभी एयरपोर्ट से संबंधित दो अवार्ड्स चर्चा में रहे हैं। एक में यह बताया गया है कि कौन सा बेस्ट एयरपोर्ट है, दूसरे में यह बताया गया था कि ट्रैफिक या व्यस्त कौन सा एयरपोर्ट है दुनिया में सबसे ज्यादा। तो दोनों रिपोर्ट हमने इसमें क्वेश्चन डाले हैं। 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, लगातार 12 साल से इसमें सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट टॉप कर रहा था, लेकिन इस बार हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कि कतर की राजधानी दोहा का हवाई अड्डा है, उसने चांगी एयरपोर्ट को पछाड़ दिया है। लेकिन आप याद रखिएगा, चांगी एयरपोर्ट कहां का है? सिंगापुर का है, और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कतर का है। कतर की जो राजधानी है मैंने आपको बता दिया, दोहा है। कतर की अगर करेंसी की बात करें तो वो है आपका कतरी रियाल, ये यहां की मुद्रा है। आगे चलते हैं। आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने एक कारनामा किया है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी 250 मैच खेल चुके हैं। आज आपका मैच चल रहा है आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स का, उसमें 249 मैच दिनेश कार्तिक खेल चुके थे, तो आज उन्होंने भी 250 मैच इसमें अपने पूरे कर लिए हैं। तो 3 लोग अब खेल चुके हैं, रोहित शर्मा, एमएसडी और दिनेश कार्तिक। आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो सिल्वर के प्रोडक्शन में ये आपका तीसरे नंबर की ग्लोबल कंपनी बन गई है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सिल्वर का जो अयस्क है, ठीक है, कौन से अयस्क से हमें प्राप्त होता है? तो ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, अर्जेंटाइट। ठीक है, जैसे आपका लोहे का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, इसी तरह कच्चा माल या रॉ मटेरियल होते हैं जिसको अयस्क बोला जाता है, ओर बोला जाता है। तो अर्जेंटाइट नामक ओर से या अयस्क से आपका चांदी मिलती है। ग्लोबल लेवल पर मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया था, मैक्सिको नंबर 1 पर है। मैक्सिको की एक माइन है पेनास क्विटो, पेनास क्विटो माइन या पेनास क्विटो की खान, यहां पर आपका काफी ज्यादा चांदी का प्रोडक्शन होता है। और दूसरी आपका है ची हुआ हुआ। ठीक है, सेकंड रैंक आपकी चाइना की है, तीसरी रैंक आपकी पेरू की है सिल्वर के प्रोडक्शन में। तो तीनों आप याद रखिएगा, मैक्सिको तो याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो अभी कुछ साल पहले, 1 या 1.5 साल पहले डील ये साइन हुई थी फिलीपींस से। तो अभी ब्रह्मोस मिसाइल को हमने फिलीपींस को पहली खेप उसकी एक्सपोर्ट कर दी है। अगर बात करें ब्रह्मोस की, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब इसकी जो गति है वो ध्वनि की गति से लगभग 2.8 गुना या 2.8 गुना ज्यादा है। ये किसका जॉइंट इनिशिएटिव है? इंडिया का और रशिया का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, इसकी जो मारक क्षमता है वर्तमान में 290 किलोमीटर है। अब इसको 300 से ज्यादा करने की बात भी चल रही है। नाम कैसे रखा गया है? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की एक नदी है मोस्कवा, उन दोनों को मिलाकर इसका नाम रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए। इसके अलावा देखिए, रशिया की कुछ अभी और मिसाइल चर्चा में है। एक है आपकी P-800 ऑनिक्स, इसको आप याद रखिएगा, ये मिसाइल भी अभी रशिया की चर्चा में है। इसके अलावा रशिया से हमने अभी इग्ला एस, ठीक है, इग्ला एस एक आपका मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है या मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, वो हमने रशिया से अभी उसकी हमें पहली खेप प्राप्त हो गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इग्ला एस भी रशिया का है। आगे चलते हैं।
हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है तिरंगी बर्फी, और बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है। आजादी वगैरह के टाइम से या स्वतंत्रता संग्राम के टाइम से देशभक्ति के एक रूप में ये तिरंगा बर्फी वहां पर बनानी शुरू की गई थी, तो काफी पुराना इसका इतिहास है और इसको जीआई टैग अभी मिला है। इसके अलावा एक गेहूं की वैरायटी को भी जीआई टैग मिला है जिसका नाम है काठिया वीट या काठिया गेहूं, और यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए अभी कुछ और भी जीआई टैग बहुत लगातार चर्चा में है, एक आपको बताता हूं, लंजिया सौरा पेंटिंग। तो लॉन्जिया सौरा पेंटिंग जो है ये आपकी उड़ीसा की है, इसको अभी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा उड़ीसा का ही एक है रूपा तारा कशी, ये एक चांदी की आपकी नक्काशी की कला है, रूपा तारा कशी, ये भी आपकी उड़ीसा से संबंधित है, इसको भी हाल ही में भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश की रियावान रतलाम, मध्य प्रदेश में जगह है रतलाम गार्लिक, यहाँ के लहसुन को भी अभी जीआई टैग मिला है, तो रियावान रतलाम गार्लिक ये भी आप याद रखिएगा। ये सारे अभी जीआई टैग हाल ही में चर्चा में थे। बात करें अगर जीआई टैग की, तो जीआई टैग की जो रजिस्ट्री है यानी जो इसको देता है वो है आपकी जीआई रजिस्ट्री, ये चेन्नई में स्थित है। कौन इसको देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके अंदर एक विभाग है DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसको देता है। 10 साल के लिए ये वैलिड होता है और ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह के प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा, तो इंडिया में सबसे ज्यादा 75 जो जीआई टैग्स हैं वो यूपी को मिले हुए हैं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये अबू धाबी में किया जा रहा है, जो कि किसकी राजधानी है? यूएई की राजधानी है। यूएई की अगर मुद्रा की बात करें तो क्या है आपकी? दिरहम। दिरहम यहाँ की मुद्रा है। यूएई का भी एक शहर और बहुत चर्चा में है, कौन सा? दुबई, क्योंकि दुबई में आपने देखा होगा अभी बहुत ज्यादा फ्लड्स वगैरह या बाढ़ वहां पर बहुत ज्यादा आ गई थी, उसके पूरे एयरपोर्ट पर पानी भर गया था, तो ये भी आप सभी याद रखिएगा, चर्चा में है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? तो अभी आपने देखा होगा सूर्य का जो किरणें थी वो सीधी भगवान श्री राम की जो मूर्ति है अयोध्या के परिसर में, उसमें सीधी उनके माथे पर पड़ी थी, तो उसमें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है इसने इसमें काफी बड़ी भूमिका निभाई थी कि किस एंगल पर आप उसको रखेंगे मूर्ति को और किस एंगल से वो सीधे सीधे उनके माथे पर पड़ेगी, तो इन्होंने काफी बड़ा रोल इसमें निभाया था। आगे चलते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज बतानी थोड़ी सी भूल गया, अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ है, उसमें पूछ लिया था आर्किटेक्ट के बारे में, तो उसमें पूछा था इंडियन पार्लियामेंट, जो नया आपका पार्लियामेंट बना है उसके आर्किटेक्ट कौन है? तो उसका जो डिजाइन किया है वो किया है बिमल पटेल ने, ठीक है, नए वाले पार्लियामेंट की बिल्डिंग को, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है राम मंदिर आपसे पूछ ले, तो राम मंदिर के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो है आपके चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। और जो मूर्ति बनाई है श्री राम जी की, जो काले कलर की मूर्ति आपने पूरी देखी होगी, वो बनाई है अरुण योगी राज ने, ठीक है। तो इसको पूरा आप याद रखिएगा। नागर शैली में मंदिर बना हुआ है, जिसको हम उत्तर भारत की शैली भी बोलते हैं। 3 तरह की शैली आपकी होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। वेसर शैली दोनों का मिश्रण होता है। जो चालुक्य थे कर्नाटक के, उनके जो मंदिर हैं वो वेसर शैली में ज्यादातर बने हुए। आगे चलते हैं। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात हो रही है, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इस बार की इसकी थीम क्या रही? थीम तो देखिए आप हमेशा पढ़ा करिए, अच्छा प्रश्न बनेगा तो वो थीम ही पूछता है। तो थीम इसकी इस बार रही डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, यानी खोजे और महसूस करें किसको? डाइवर्सिटी या विविधता को। अगर बात करें यूनेस्को की, ठीक है, यूनेस्को की टोटल भारत में वर्तमान में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 3 इसमें कैटेगरी होती हैं, एक में है 34 जो है आपकी कल्चरल कैटेगरी। कल्चरल कैटेगरी में 34 साइट है, 7 साइट है आपकी नेचुरल साइट्स और एक है आपकी मिक्स्ड या मिश्रित साइट। और ये आपकी कौन सी है? मिश्रित साइट आप याद रख लीजिए, खंगचनजंगा, जो कि आपकी सिक्किम में है, ठीक है। खंगचनजंगा जो पार्क है वो सिक्किम में स्थित है, वो आपकी एकमात्र मिश्रित साइट है इस श्रेणी में। बात करें सबसे पहले 1983 में इसमें 2 साइट जोड़ी गई थी, एक था आपका आगरे का किला
आगरा फोर्ट और दूसरी थी आपकी अजंता केव्स, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। एक बार पूछ लिया था कौन सी नदी के किनारे है, तो ये वघोरा नदी है, वघोरा रिवर उसके किनारे स्थित है। कौन से धर्म को समर्पित है? भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं, जिनको हम जातक कथाएं बोलते हैं, ठीक है, जातका स्टोरीज, उसको इसमें डेपिक्ट किया गया है। यहां पर आपने देखे होंगे अवलोकितेश्वरा, पद्मपानी, अमिताभ, जो हाथों में बोधिसत्व वगैरह के चित्र हैं, वो इस पूरी अलग अलग गुफाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? तो शीतल देवी जी ने इसमें रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है। ये भी बहुत अभी चर्चा में है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच में किया जा रहा है? तो अभी भारतीय सेना उज्बेकिस्तान गई है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में होता है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो वो है आपकी ताशकंद। ताशकंद वही जगह है जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी संदिग्ध परिस्थितियों में। उज्बेकिस्तान की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है सोम, ठीक है, सोम यहाँ की मुद्रा है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और अभी डिफेंस एक्सरसाइज चर्चा में है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका साडा तंसीक। साडा तंसीक इंडिया और सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की जो रॉयल फोर्सेस हैं उनके बीच में ये फर्स्ट एडिशन है। इसका पहला संस्करण अभी आयोजित किया गया था। कहां पर? राजस्थान में। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है धर्मा गार्जियन। धर्मा गार्जियन किसके बीच है? इंडिया और जापान के बीच। इसके अलावा टाइगर ट्रम्प, ट्रम्प मतलब जीत होती है, टाइगर ट्रम्प आपका इंडिया और यूएसए के बीच की एक एक्सरसाइज है। ये सभी हाल ही में चर्चा में थी। इसके अलावा आईएमटी, आईएमटी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज यानी त्रिपक्षीय अभ्यास, जिसमें 3 देशों ने भाग लिया, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये आपका नकाला जगह है, कहां पर? मोजाम्बिक में, वहां पर यह समाप्त हुई। तो एक इसका कोस्टल फेज था, एक हार्बर फेज था, अलग अलग होते हैं। एक ओपन सी में होता है, एक आपका हार्बर पर होता है। तो दोनों फेज वहां पर कंप्लीट हुए। तो ये सारे अभी कुछ चर्चा में थे। साडा तंसीक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहां पर किया गया? तो अभी हाल ही में ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। पेरिस में भी अभी एक काफी इंपॉर्टेंट आयोजन हुआ है, नीचे बताऊंगा, तो ये आप याद रखिएगा। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने जा रहा है, इसके लिए फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? इसमें डलता है आपका एटीएफ, जिसको बोला जाता है एविएशन टरबाइन फ्यूल। एक बहुत हाई स्पीड फ्यूल होता है और काफी अच्छी क्वालिटी इसमें आपको चाहिए। तो ये जो समझौता किया गया है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से? पहला आपका है अमौसी, जो कि लखनऊ में है। दूसरा बाबतपुर, वाराणसी। तीसरा कुशीनगर, ठीक है। इसके अलावा 2 आपके कंस्ट्रक्शन में थे, लेकिन अब एक पूरा हो चुका है उसमें, वो है अयोध्या, ठीक है। अयोध्या वाले का नाम हमें याद रखना है, इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा जो बन रहा है वो आपका है जेवर वाला 5वां, ठीक है। तो टोटल 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई थी, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? एक बहुत फेमस अपने समय के ये पेंटर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता देता हूं, आपने देखा होगा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल प्रति है, उसको लिखा है किसने? ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, इन्होंने अपने हाथ से इसको लिखा है, हैंड रिटन इनके हाथ से है ये। और इसमें जो कैलीग्राफी या जो पेंटिंग्स की गई है बॉर्डर पे, और इसमें जो हैंड रिटन पेंटिंग्स बनाई गई हैं, वो बनाई गई हैं नंदलाल बोस जी के द्वारा। ये प्रश्न भी आया हुआ है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो लिखा गया है हैंड रिटन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, ओरिजिनल संविधान की, वो प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा जी ने लिखा है। और इसमें जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, बॉर्डर को डेकोरेट किया गया है, वो नंदलाल बोस जी के द्वारा किया गया है। तो इनकी अभी पुण्यतिथि मनाई गई थी, पेंटिंग के क्षेत्र से संबंधित। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत की अगर राजधानी की बात करें तो वो है आपका कुवैत सिटी। और करेंसी क्या है? कुवैती
दिनार, ये इसकी करेंसी है। आगे चलते हैं। ये देखिए जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा था, एक थी आपकी सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की, और ये दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है। तो दिल्ली का जो आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इसमें 10th रैंक पर है दुनिया में। और अगर बात करें दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन है, यानी पहली रैंक इसकी आई है, तो है आपका हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है आपका यूएसए में। ये सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट बताया गया है दुनिया का। तो हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आप याद रखिएगा। इंडिया वाले को इसमें 10वीं रैंक मिली है। और अगर जो ऊपर हमने रिपोर्ट देखी थी बेस्ट एयरपोर्ट की, जिसमें हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा वाले को रैंक 1 मिली थी, उसमें इंडिया की रैंक बतानी मैं भूल गया था, उसमें इंडिया की रैंक 36वीं है। तो दुनिया का 36वां बेस्ट एयरपोर्ट इंडिया के आईजीआई एयरपोर्ट को बताया गया है। आगे चलते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आप देखेंगे आने वाला जो टाइम है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इसका चल रहा है। तो इसमें डेवलपमेंट के लिए बीईएल ने किसके साथ समझौता किया है। तो हिमाचल प्रदेश का जो आईआईटी है, आईआईटी मंडी, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। इसके अलावा बीईएल ने अभी एक वायुसेना को इक्विपमेंट या डिफेंस इक्विपमेंट दिया है, क्या नाम है, आकाश तीर। ठीक है, तो एक डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, ये बीईएल ने ही मैन्युफैक्चर किया है। बीईएल की यूनिट है आपकी साहिबाबाद गाजियाबाद में, उसने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो आकाश तीर आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा है। तो देखिए अभी सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। ठीक है, 280 से ऊपर का इनका स्कोर था। तो ये आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है। तो इसमें मिट्टी में कुछ कार्बन फाइबर्स वगैरह मिलाए जाते हैं जो मिट्टी को आपस में बांधे रखते हैं और जो पिच की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। पिच में बाउंस अच्छा होता है, यानी क्रिकेट का अच्छा आनंद आप वहां पर ले सकते हैं। तो ये आपका जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है, बहुत शानदार लोकेशन पर है, धर्मशाला स्टेडियम, वो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। भारत के सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें तो कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसका क्या नाम था, मोटेरा स्टेडियम। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर के सेकंड टर्म के लिए चुना गया है क्रिस्टीना जॉर्जिएवा को। और ये कौन से देश की है, ये बुल्गारिया की है। ठीक है, आईएमएफ की एक और अभी रिपोर्ट चर्चा में थी। आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी की थी, माफ कीजिए, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, ये आईएमएफ की रिपोर्ट थी। आईएमएफ की अगर बात करें 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में एक मीटिंग हुई थी, वहां पर इसका जन्म हुआ था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, ये सारे। इसके अलावा आईएमएफ की एक और रिपोर्ट आती है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, ये भी रिपोर्ट आपकी आईएमएफ की है। आईएमएफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मॉनिटरी यूनिट, एसडीआर इसको बोला जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, तो जब भी कोई कंट्री क्राइसिस में होती है, आईएमएफ उसको पता है लोन देता है, उसको क्राइसिस से बाहर निकलने में हेल्प करता है। जैसे इंडिया का 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। आईएमएफ नॉर्मल कंडीशन में किसी को भी लोन नहीं देता है, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है उस कंडीशन में आईएमएफ एक्टिवेट होता है। तो एसडीआर इसकी एक यूनिट है, याद रखिएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट। बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे, तो वह इंग्लैंड से संबंधित थे। ये इस समय का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा देश मेनिंजाइटिस के खिलाफ क्रांतिकारी नया मैन 5CV टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने यह टीका भी लॉन्च किया है। MEN का मतलब है मैन, यानी मेनिंजाइटिस। 5 का मतलब है इसके 5 वेरिएंट्स होते हैं, उन 5 वेरिएंट्स को यानी 5 स्ट्रेन्स को एक साथ ये टैकल कर सकता है ये वैक्सीन। तो इसीलिए वैक्सीन काफी इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस मैंने आपको बताया था, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली रहती है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, उस मेनिंजेस में जब सूजन आने लगती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है मेनिंजाइटिस। इसको आप याद रखिएगा। तो ब्रेन से संबंधित देखिए
बीमारी है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा आज सुबह हमने एक और कवर किया था, यूवीचॉल एस। ये एक ओरल वैक्सीन है जिसको साउथ कोरिया की एक कंपनी ने डेवलप किया है और इसको WHO से अभी प्री क्वालिफाइड कर दिया गया है। तो यूवीचॉल एस और किससे बीमारी संबंधित है? ये हैजा, या जिसको इंग्लिश में कॉलेरा बोला जाता है। ठीक है, और मैंने बताया था कॉलेरा आपका किससे होता है? ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? वाइब्रियो कॉलरे। इस बैक्टीरिया से होता है या इस जीवाणु से ये होता है। तो ये सारे याद रखिएगा, यूवीचॉल एस। आगे चलते हैं। विश्व लीवर दिवस 2024 का विषय क्या है? तो अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। तो ये आपका विश्व लीवर दिवस का विषय है। नीचे दिन भी डाला है मैंने, किस दिन मनाया जाता है वो वहां पर कवर करेंगे। हाल ही में मैल्कम एडिशेशिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये एक अर्थशास्त्र या इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जो मैल्कम एडिशेशिया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ये मिला है उत्साह पटनायक जी को। लक्ष्मण तीर्थ नदी जो हाल ही में खबरों में है, किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है आपकी कावेरी की। मैंने कल बताया था आपको, लेफ्ट हैंड यानी जो बाईं तरफ से मिलती है और दाईं तरफ से मिलती है। बात करें अगर कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक से। कर्नाटक के जो वेस्टर्न घाट हैं या पश्चिमी घाट हैं वहां से ये निकलती है और ये कहां पर गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी बहुत सारी देखिए फेमस नदियां हैं, हरंगी, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सारी सहायक नदियां आप याद रखिए। हाल ही में समाचारों में देखी गई जीपीएस स्पूफिंग क्या है? तो देखिए जीपीएस स्पूफिंग, जीपीएस तो सबको पता ही होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपको लोकेशन वगैरह बताता है। तो जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं वो उसमें भी पता है आपको, जीपीएस ट्रैकर वगैरह लगा रहता है जिससे वो अपने एक्यूरेट पोजीशन पर जाकर लगती हैं। लेकिन देखिए अभी ये क्यों चर्चा में है? ईरान ने, आपको पता होगा, इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है जिसकी वजह से ये चर्चा में है। उसमें देखिए ईरान ने क्या कहा, ईरान ने उनकी मिसाइलों को डेविएट करने के लिए या उनको कंफ्यूज करने के लिए जीपीएस स्पूफिंग की टेक्निक अपनाई, जिससे बहुत सारी मिसाइल अपने सही टारगेट पर नहीं पहुंच पाई। तो ये किससे है? गलत संकेतों के साथ जीपीएस रिसीवरों में हेरफेर करना। तो इसलिए ये लगातार चर्चा में था इजराइल और ईरान के बीच में हुए अटैक के कारण। इजराइल ने जो अटैक किया है उसका क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन शील्ड। ऑपरेशन आयरन शील्ड। और जो ईरान ने अटैक किया, ईरान ने क्या नाम दिया था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, अभी नीचे क्वेश्चन दिखेंगे, वहां पर और रिवाइज कर लेंगे। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में खबरों में देखा गया, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो ये एक नासा का प्रपोज्ड मिशन है जो 2028 में लॉन्च किया जाएगा और 2034 में कौन से ग्रह? सैटर्न यानी शनि ग्रह। तो शनि जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? उसका नाम है टाइटन। ठीक है, तो टाइटन ग्रह की स्टडी के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन आपका नासा भेज रहा है, तो उसका आंसर होगा नासा। ठीक है, फिर से बता देता हूं, सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन, उसमें ये देखा जाएगा। और अगर सैटर्न की बात करें तो MVEM, यहां पर एस्टेरॉइड बेल्ट है, JSUN। जो सैटर्न है ये आपका जुपिटर के बाद पड़ता है अगर हम ग्रहों की बात करें, या बृहस्पति ग्रह के बाद पड़ता है। इसके अलावा एक और अभी चर्चा में था मिशन लूपैक्स। लूपैक्स मिशन क्या है? लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो इंडिया की एजेंसी इसरो और जापान की एजेंसी जाक्सा के बीच का एक प्रपोज्ड मिशन है, यानी आने वाले समय में ये लॉन्च होगा। तो लूपैक्स आप याद रखिएगा। बेपी कोलंबो मिशन भी चर्चा में है। बेपी कोलंबो बुध ग्रह से संबंधित है, नीचे क्वेश्चन देखेंगे वहां पर कवर करेंगे। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? ऊपर हमने देखा था कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और विषय क्या था? डिस्कवर एंड आपका बायो कह रहा हूं, केवल डाइवर्सिटी। तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ये शायद रिपीट हो गया। तिरंगा बर्फी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो ये वाराणसी से है, इसको याद रखिए। हाल ही में किस राज्य में ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन स्पेस के एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो यह अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म आपके केरल में अभी लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में था, सुबह हमने कवर किया है। हाल ही में खबरों में रहा
सलास वाई गोमेज क्या है, तो ये एक मिड ओशियानिक रिज है, यानी समुद्र की सतह पर बनी हुई पहाड़ी पूरी श्रृंखला है जो आपके साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन यानी दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में पड़ती है। जो आपका ये यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से साउथ अमेरिका का मैप है, इधर आपका पेरू है, ये चिली है पूरा, ये वाला जो एरिया है यहां पर आपका ये पूरी इस तरीके से रेंज पड़ती है। अट्टाकामा मरुस्थल यहां पर है। तो सेलास वाई गोमेज आखिर क्या है, तो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में एक समुद्री कटक या मिड ओशियानिक रिज है, तो ये आप याद रखिएगा। हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन कार्बन यानी सीसी नोजल विकसित किया है, तो आपने देखा होगा जब इसरो अपने रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करता है तो नीचे उसमें इस तरीके के नोजल्स लगे रहते हैं जहां से आपका हॉट गैसेस निकलती हैं। तो जो वेट होता है किसी भी स्पेसक्राफ्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो कार्बन कार्बन रॉकेट है कार्बन फाइबर से मिलकर बने हैं और बहुत ही लाइट वेट है। तो जब ये लाइट वेट होंगे तो वेट थोड़ा सा कम होगा, यानी आप एक भारी पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। तो वेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, कार्बन कार्बन नोजल। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त स्पेस हासिल करने का निर्णय लिया है, तो इसरो ने 2030 तक कहा है कि वो डेब्रिस फ्री स्पेस को प्रमोट करेंगे, यानी जो भी रॉकेट जाएंगे उसको वो या तो वापस लाने की कोशिश करेंगे या उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में खबरों में रहा गाइया BH3 क्या है, तो ये मैंने आपको बताया था ये कि तारकीय या स्टेलर ब्लैक होल है। ठीक है, तो ब्लैक होल विशाल तारकीय ब्लैक होल है, ये अभी चर्चा में रहा था। हाल ही में DRDO ने किस स्थान पर उभरती प्रौद्योगिकियों और एस्कोस्केलेटन के लिए चुनौतियों पर या इस विषय पर पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला यानी वर्कशॉप का आयोजन किया, तो ये बेंगलुरु में आयोजन किया गया था। DRDO की बात करें तो थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, समीर वी कामत, ये इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है। हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई थी, रश्मि कुमारी जी ने खिताब जीता है। हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में लागू करने में अग्रणी है, तो ये 500 लैंड पार्सल्स इन्होंने इस परियोजना के तहत लागू किए हैं, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश इसमें रैंक 1 पर है। मध्य प्रदेश को इंडिया का क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा टाइगर आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें लेपर्ड, ठीक है, अभी लेपर्ड की काउंटिंग हुई थी जिसकी रिपोर्ट आई थी, तो लेपर्ड भी मध्य प्रदेश में ही आपको सर्वाधिक देखने के लिए मिलेंगे। हाल ही में खबरों में रहा पोम्पई शहर किस देश में स्थित है, तो देखिए अभी जो कुछ पुरातत्वविद हैं उन्होंने पोम्पई शहर में, यह है आपका इटली में, ठीक है, यहां पर रोमन काल का एक बैंक्वेट खोजा है जिसकी दीवार पर कुछ पेंटिंग्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो इटली का एक बहुत फेमस ज्वालामुखी है विसुवियस, माउंट विसुवियस, इसके पास ही ये पोम्पेई शहर स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, माउंट विसुवियस। इसके अलावा एक और इटली का ज्वालामुखी चर्चा में था, एटना, ये भी मैंने आपको बताया था। एटना से इस बार जब इसमें विस्फोट हुआ तो कुछ धुएं के इस तरीके से छल्ले इसमें निकल रहे थे, तो एक अलग सी घटना थी, इसलिए न्यूज में रहा। इसके अलावा परसों एक और ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, उसका नाम है माउंट रुआंग। माउंट रुआंग कहां पर है, इंडोनेशिया का आइलैंड है सुलावेसी, ठीक है, सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया, वहां पर यह अभी विस्फोट हुआ है। तो पोम्पई शहर कहां पर है आपका, इटली में स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया, तो यह है आपका रूस का एक लॉन्चिंग सिस्टम। देखिए रूस की एक सीरीज है आपकी प्रोटॉन सीरीज, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हमारा PSLV है, ठीक है, एक GSLV है, फिर GSLV मार्क 3 है जो कि हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। ऐसी इसी तरह अलग अलग सीरीज होती हैं, तो रशिया की एक प्रोटॉन सीरीज है। तो अब इस नई अंगारा A5 सीरीज से रशिया इस प्रोटॉन सीरीज को रिप्लेस करना चाह रहा है। तो अंगारा A5 एक एडवांस्ड स्टेज है जिसको अभी रशिया ने लॉन्च किया और ये एक सक्सेसफुल परीक्षण रहा, तो ये आप याद रखिएगा, रूस का है। चीन का भी एक सैटेलाइट चर्चा में था, वो भी अभी नीचे डाला है मैंने। और एक मैंने सुबह कवर किया था नॉर्थ कोरिया का,
नॉर्थ कोरिया ने अपना नया टेस्ट किया है, क्या है, पियोलज्जी मिसाइल। तो पियोलज्जी मिसाइल अगर पूछे आपसे कौन से देश की है, तो पियोलज्जी मिसाइल नॉर्थ कोरिया की है, कल ही इन्होंने इसका टेस्ट किया है। बजरनी बेनेडिक्टसन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आइसलैंड की अगर राजधानी की बात करें तो क्या है, रेकजाविक, इसको याद रखिएगा, इसकी राजधानी है रेकजाविक। अगर बात करें करेंसी की तो वो है क्रोना। इसके अलावा देखिए आयरलैंड भी अभी चर्चा में था, आयरलैंड के भी यंगेस्ट पीएम अभी बने हैं, ठीक है। आयरलैंड के वैसे पीएम थे आपके लियो वराडकर, ठीक है, लियो वराडकर, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नए यंगेस्ट पीएम कौन बने हैं, साइमन हैरिस, इसको भी याद रखिएगा, साइमन हैरिस अभी आयरलैंड के बिल्कुल यंगेस्ट पीएम बने हैं। आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्ट डे। और आज आपका 21 अप्रैल है, आज हमारा कौन सा दिवस है, तो आज है सिविल सर्विसेज डे, ये आज मनाया जाता है। आगे चलते हैं। MSC एरीज जहाज जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है इजराइल से। इसमें एक 17 मतलब सदस्यों का भारतीय चालक दल था, इसको ईरान ने अभी कैप्चर कर लिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास, जो आपका हॉर्मूज जल डमरू मध्य है, वहां पर इसको इराक की सेना ने कैप्चर कर लिया था ये इजराइल का जहाज, तो इजराइल से इसका संबंध है। बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, तो कौन सी दो वाटर बॉडीज को ये जोड़ता है, इस तरीके से देखिए है, तो एक तरफ है इसकी पर्सियन गल्फ या फारस की खाड़ी, दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ ओमान या ओमान की खाड़ी। तो पर्सियन गल्फ या फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में ये स्थित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या हॉर्मूज जल डमरू मध्य। आगे चलते हैं। हाल ही में नए 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा को इसके लिए चुना गया है। और कौन से देश की है, ये बुल्गारिया की। आगे चलते हैं। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले यही बता देता हूं रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो एक NGO है EA अर्थ एक्शन, ये इसको जारी करता है, इसको याद रखिएगा। और इसके अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है, तो वो है भारत। हाल ही में खबरों में आए बेपी कोलंबो मिशन, तो एक ऊपर ड्रैगन फ्लाई मिशन देखा था, अब हम देख रहे हैं बेपी कोलंबो मिशन। तो देखिए पहले बताता हूं इसका बेसिक। बेपी कोलंबो मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट मिशन है, और ये बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी, बुध ग्रह की स्टडी के लिए है, उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी के लिए है। तो बुध के चुंबकीय क्षेत्र, संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना, इसके लिए बेपी कोलंबो मिशन लॉन्च किया गया है। इसके अलावा देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिशन अभी चर्चा में है, आर्टेमिस मिशन, ठीक है। आर्टेमिस मिशन आपका नासा का मिशन है। इसके तहत नासा फिर से, जैसे उसने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजे थे, फिर से एक मैंड लैंडिंग कराना चाह रहा है, यानी एक इंसानों की लैंडिंग कराना चाह रहा है चंद्रमा पर। तो आर्टेमिस मिशन आपका नासा का मिशन है। क्यूकियाओ 2 एक रिले सैटेलाइट है, जो हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, तो क्यूकियाओ आपका चाइनीज सैटेलाइट है, इसको भी याद रखिएगा। और इसके अलावा हमने रूस का कौन सा देखा था, अंगारा A5 रॉकेट। आगे हाल ही में खबरों में रहा PA रेसनेट 50 क्या है, तो ये एक हार्ट से संबंधित उपकरण है या इक्विपमेंट है, जो आपके हार्ट की हार्ट बीट्स होती हैं उसको कहीं ना कहीं ये मॉनिटर करता है। तो एक AI या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट उपकरण है, जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है, यानी जो आपके कार्डियक अरेस्ट वगैरह या हार्ट अटैक्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा आजकल, उसके लिए कहीं ना कहीं ये वरदान साबित हो सकता है। अप्रैल 2024 में टाइम मैगजीन में किस भारतीय अभिनेत्री को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है, तो 3 आप इसमें नाम जरूर याद रख लीजिएगा। जो इसका आंसर है वो तो है आलिया भट्ट। इसके अलावा एक जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा सर, उसको इसमें स्थान मिला है। और एक हमारी जो रेसलर है साक्षी मलिक, ठीक है। इन तीनों का नाम आप याद कर लीजिएगा, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट इस सूची में शामिल है। अप्रैल 2024 में कठिन क्षेत्रों में बेहतर सैन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए जो आपके
हार्ड पोस्टिंग जहां पर होती है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह है जहां पर सैन्य जो स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी ज्यादा नहीं है, उनको एयरलिफ्ट कर कर दूसरी जगह ले जाना पड़ता है अगर उनको कोई गोली वगैरह या कोई हादसा वहां पर हो जाता है। तो उसके लिए AFMS यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? देखिए उत्तर प्रदेश का है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो IIT कानपुर के साथ इन्होंने साझेदारी की है। तो इसमें जो भी आपका टेक्नोलॉजी होंगी स्वास्थ्य से संबंधित और कैसे उनको उन कठिन एरियाज में शिफ्ट किया जाए या कैसे वहां पर डेवलप किया जाए, उसके लिए IIT कानपुर अब AFMS यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ काम करेगा। IIT कानपुर उत्तर प्रदेश का, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे अर्न्स्ट फ्रॉस्ट एंड सुलिवन के 2023 इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस बार इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर बनी है STT GDC इंडिया। तो ये एक सर्विस सेक्टर की कंपनी है जो आपका एनवायरमेंटल से संबंधित या एनवायरमेंट से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के क्षेत्र में काम करती है। तो STT GDC इंडिया। चेन्नई में प्रतिष्ठित वेल्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रामचरण तेजा जी को सम्मानित किया गया है, जो चिरंजीवी के पुत्र हैं, बहुत फेमस साउथ इंडियन स्टार हैं। किस IIT ने पहियों पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहियों पर भारत की पहली चिकित्सा उपकरण कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है? तो मैंने आपको बताया था जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं अगर उसके सही रिजल्ट आपको चाहिए तो बार बार उनको कैलिब्रेट करना पड़ता है, यानी ताकि वो हमें जो टेस्ट के रिजल्ट मिले वो सही मिले। तो इस तरीके की पहली पहियों पर यानी मोबाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ये इक्विपमेंट्स को कैलिब्रेट कर सकती है, ऐसी पहली सुविधा लॉन्च की है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास एक वजह से और चर्चा में है, इन्होंने एक अभी माफ कीजिए कस्टमाइजेबल स्टैंडिंग व्हील चेयर, ठीक है, कस्टमाइजेबल स्टैंडिंग व्हील चेयर भी डेवलप की है। इसके अलावा IIT मद्रास भारत के बाहर तंजानिया का एक द्वीप है, क्या? जांजीबार, ठीक है, तंजानिया के बाहर एक तंजानिया का एक द्वीप है जांजीबार, जिसको लॉन्ग आइलैंड या क्लोव आइलैंड भी बोला जाता है। इस पर भारत का पहला IIT का कैंपस स्थापित करेगी, वो IIT मद्रास का ही कैंपस होगा। इसके अलावा IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी में भी एक कैंपस बनाने जा रहा है। इसके साथ MOU साइन हो चुका है श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ। आगे चलते हैं। अप्रैल 24 में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो सूडान और उसके आसपास के पड़ोसी देश हैं जहां पर पॉलिटिकल उठापटक बहुत ज्यादा रहती है, राजनीतिक उठापटक बहुत रहती है, तो उन लोगों के लिए या उनकी सुविधा के लिए धन जुटाने के लिए ये एक सम्मेलन किया गया था और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था। किस बीमा कंपनी ने बीमा उद्योग के भविष्य में क्रांति लाने के लिए आइडिएशन एक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने यह लॉन्च किया है, पहला संस्करण इसलिए इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2024 में ब्रह्मा कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो अपॉइंटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिम्बाब्वे में नियुक्त किया गया। जिम्बाब्वे लगातार चर्चा में है, पहला तो क्यों, अभी देखिए 1 से 2 दिन पहले जिम्बाब्वे के जो मिलिट्री चीफ हैं, ठीक है, उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई है। तो जिम्बाब्वे की बेसिक डिटेल्स बता देता हूं, कैपिटल है हरारे और करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर। लेकिन अभी और चर्चा में क्यों है, पिछले हफ्ते जिम्बाब्वे ने अपनी एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिसको ZIG नाम दिया गया है, जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है, याद रखिएगा, एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, ये जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। इसके अलावा जिम्बाब्वे ने एल निनो, ठीक है, एल निनो आपको पता है एक मौसमी घटना होती है, एल निनो और ला नीना, एल निनो की वजह से जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी, ये सब बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जिम्बाब्वे की, इन तीनों में आपातकाल की घोषणा की है क्योंकि यहां पर एल निनो की वजह से सूखे की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इसके अलावा इसी सूखे की घटना के कारण एक और चर्चा में है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में एक लेक है करीबा लेक। तो करीबा लेक जो है इसका जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। तो अगर आपसे पूछे करीबा लेक कहां है, तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर है। करीबा डैम है, करीबा डैम के पीछे ये जहां पर पानी रोका जाता है, आर्टिफिशियल डैम ये बनी है और दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झीलों में से ये एक है। तो ये भी अभी इसका भी सूखे के कारण पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो जिम्बाब्वे मैंने इसलिए डाला था क्योंकि बहुत ज्यादा लगातार जिम्बाब्वे चर्चा में रहा है। अद्वैत नायर को नाम याद रखिएगा, पहले तो विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। वो किस कंपनी की CEO है? तो आपने देखा होगा नायका फैशन, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है इस समय। तो अद्वैत नायर जी उनकी मालकिन है, CEO है, उसको यंग ग्लोबल लीडर WEF ने नामित किया है।
WEF एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करता है जो मैंने आपको बताई थी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये जरूर याद रखिएगा, ये आपका WEF जारी करता है। भारत सरकार ने अप्रैल 2024 में किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? तो इन्होंने नेपाल को ये बसें उपहार में दी हैं। नेपाल में ही अभी भारत ने नेपाल के साथ एक टाई अप किया है, किसको लेकर? संस्कृत भाषा के डेवलपमेंट को लेकर। तो अगर आपसे पूछे कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ संस्कृत भाषा के डेवलपमेंट को लेकर एक MOU साइन किया है, तो वो नेपाल के साथ साइन किया है। नेपाल ने ही अभी जो बिम्स्टेक है, जो एक रीजनल संगठन है आपका, ठीक है, क्षेत्रीय संगठन है, उसके चार्टर को लेकर इंटरेस्ट दिखाया है। तो बिम्स्टेक का जो चार्टर है उसको लेकर इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। बिम्स्टेक की बात करें, 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन या बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है, इसको याद रखिए। नोयाल नदी जो हाल ही में प्रदूषण के कारण खबरों में है, किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। हाल ही में, ये भी देखिए अच्छी न्यूज है, हाल ही में किस देश ने मीडिया को राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया? यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उस पर आप अब रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं। और ये बात है माली की, ठीक है। बात करें माली की, तो माली की जो कैपिटल है वो है आपकी बमाको, ठीक है, बमाको। और करेंसी है इसकी CFA फ्रैंक, ये इसकी मुद्रा है, तो इसको याद रखिएगा। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा विक्रम संवत नेपाली नववर्ष 2081 के अवसर पर जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो अभी इसका सेकंड या द्वितीय संस्करण था। हाल ही में किस संगठन ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक स्थायी हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये IISc बेंगलोर ने विकसित किया है, IISc बेंगलोर। माइक्रोप्लास्टिक उन प्लास्टिक के कणों को कहते हैं जिनका साइज आपका 5 मिलीमीटर से कम होता है। स्टेफानोस सित्सिपास ने कैस्पर रूड को 6-1 6-4 से हराकर 4 साल में तीसरी बार क्ले कोर्ट मॉन्टे कार्लो मास्टर्स जीता है, जो एक टेनिस का टूर्नामेंट है। तो स्टेफानोस सित्सिपास कौन से देश से हैं? तो ये ग्रीस से संबंधित। दीपेंद्र सिंह एरी अल अमराट में T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वह किस टीम के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो ये नेपाल के लिए क्रिकेट खेलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है हाल ही में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने। नाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सलमान रुश्दी ने भी किताब लिखी है। इसके अलावा एक और किताब बहुत चर्चा में है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। किसकी किताब है? सैम पित्रोदा, ठीक है, सैम पित्रोदा जी की बुक है। एक बुक और मैंने नीचे डाली है, वो भी याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा, एक किताब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई कैन कोच किताब किसने लिखी है? इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्विगी ने एक नई पहल स्विगी पाउलिश शुरू की है। स्विगी पाउलिश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जिससे किसी के अगर पेट या पालतू पशु स्पेशली डॉग्स वगैरह खो जाते हैं तो स्विगी के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो इसमें हेल्प करेंगे। तो इसमें क्या है? फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और इजराइल ने क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन शील्ड। ये इजराइल ने नाम दिया है, ऑपरेशन आयरन शील्ड। भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव में पहली बार बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए होम वोटिंग की शुरुआत की है। इसके तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से मतदान करना चुन सकते हैं? तो 85 साल से अधिक के जो मतदाता है उसके लिए घर पर ही वोटिंग की सुविधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है। कितने होते हैं? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो राजीव कुमार जी हैं, इसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। पहली बार कभी आए थे? 1989 में, राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर यह प्रोविजन किया गया था। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है रमन मित्तल और सीमा सिंह जी। इन दोनों ने मिलकर यह किताब लिखी है।
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से अभी जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी रिटायर हुए हैं। उसके साथ उनके रिटायरमेंट पर ही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ सर ने उन्हें नेशनल जुडिशियल अकेडमी का डायरेक्टर बना दिया। अप्रैल 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो अवंतिका वंदपू जी को ये साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन पूरे अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? ये हमने कवर किया था पिछले हफ्ते में। इन्होंने अफ्रीका के सबसे दक्षिणी पॉइंट से स्टार्ट करके पूरे उत्तरी पॉइंट तक पहुंच गए हैं। ये लगभग इन्हें 1 साल से ज्यादा का समय इसमें लगा, यानी पूरा अफ्रीका इन्होंने ट्रेवल किया। इनका नाम है रस कुक। हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो देखिए, इस देश में एक सिंथेटिक ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग जिसका नाम है कुश। ठीक है, तो इसका उपयोग यहां बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। ये किया है आपका सिएरा लियोन ने। ये भी आपका एक अफ्रीकी देश है। अगर बात करें इसकी राजधानी की और करेंसी की, तो कैपिटल है इसकी फ्री टाउन, और अगर करेंसी की बात करें तो सिएरा लियोनियन लियोन ही इसकी करेंसी है या मुद्रा है। सिएरा लियोनियन लियोन ये इसकी मुद्रा है। तो यही सारे देखिए करंट अफेयर्स चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। काफी टाइम मेरा इसमें खर्च होता है क्वेश्चन कलेक्ट करने में। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।